अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर की बात करें, RCOOH, RCOO माइनस एंड H+। तो बच्चों ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये है कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन बच्चों। तो अगर हम ये बात कहें कि ये जितना ज्यादा प्रोटॉन को डोनेट करेगा उतना ही इसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बच्चों। तो अगर हम बात करें तो एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड directly proportional to stability of carboxylate ion। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी वो उतना ही इसको प्रोटॉन को रिमूव करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन तू चला जा, तेरे जाने के बाद भी हम ज्यादा स्टेबल हैं बच्चों। तो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी बच्चों उतना ही कार्बोक्सिलिक एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कार्बोक्सिलेट आयन की जो स्टेबिलिटी है वो इंडक्टिव इफेक्ट से कंट्रोल की जा सकती है। देखिए देखिए बच्चों कि फर्स्ट जो कंपाउंड है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए, ठीक है। सेकेंड जो कंपाउंड है उसके अंदर जी जो ग्रुप है उसका ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। थर्ड जो कंपाउंड है उसके अंदर जी जो ग्रुप लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बच्चों। तो यहां पर देखिए यहां पर चार्ज आ रहा है नेगेटिव। अगर नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो वो नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेंगे, जिससे कार्बोक्सिलेट आयन की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। और कार्बोक्सिलेट आयन की जो स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी बच्चों उतना ही कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी बच्चों। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर बच्चों कि ये तीन देखिए ये तीन ग्रुप लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अब आप बताइए कि कार्बोक्सिलेट आयन की जो स्टेबिलिटी है वो इन तीनों में से सबसे ज्यादा किस में होगी बच्चों? तो वो सबसे ज्यादा होगी फर्स्ट में और सबसे कम होगी थर्ड में बच्चों। तो हम ये बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। और हम जानते हैं कि एसिडिक नेचर of carboxylic acid directly proportional to stability of carboxylate ion। ठीक है बच्चों, तो जितना ज्यादा कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी उतना ही एसिडिक नेचर भी ऑफ RCOOH इंक्रीज होगा बच्चों। अगर इसको आयंस में डिसोशिएट करते हैं तो पहला बनता है कार्बोक्सिलेट आयन और साथ में बनता है H+। तो जो कंपाउंड जितने ज्यादा H+ को डोनेट करेंगे बच्चों उतना ही ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और ये डोनेट क्यों करेगा? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है बच्चों। तो अगर हम Ka की बात करें तो Ka होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन।
तो बच्चों यहां पर देखिए कि कोई भी कंपाउंड जितना ज्यादा प्रोटॉन को डोनेट करेगा उतना ही यहां पर उतना ही RCOO माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। जितना ज्यादा प्रोटॉन को डोनेट करेगा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो RCOO माइनस आयन की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, जिससे Ka का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। तो हम ये बोल सकते हैं यहां पर ओवरऑल कि एसिडिक नेचर directly proportional to Ka, directly proportional to stability of CO minus and directly proportional to concentration of H plus। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे उतना ही एसिडिक नेचर कम हो जाएगी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होंगे उतना ही जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होंगे उतना ही कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कार्बोक्सिलेट आयन की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी उतना ही कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा बच्चों। तो अगर मान लीजिए आपसे इन कंपाउंड्स की एसिडिक नेचर को कंपेयर करवाने को दिया जाए तो आप यहां पर जानते हैं फर्स्ट कंपाउंड के अंदर प्लस आई इफेक्ट है। अब यहां पर प्लस आई इफेक्ट किसका है? पूरे इथाइल का। और यहां पर थर्ड कंपाउंड में ये ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों को कंपेयर करवाएंगे बच्चों तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किस में है? थर्ड में। थर्ड में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसकी होगी? फर्स्ट की। ठीक है, क्यों? क्योंकि एसिडिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट बच्चों। अब यहां पर देखिए सेकेंड कंपाउंड में यहां लेफ्ट टू राइट जाते जा रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता जा रहा है। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता जा रहा है और जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी, जिससे एसिडिक नेचर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा बच्चों। अब देखिए अगर आपके सामने कुछ ऐसे कंपाउंड्स आते हैं तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको माइनस आई का ऑर्डर पता है कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा माइनस आई होता है, फिर Cl का होता है और फिर आयोडीन का होता है। तो यहां पर देखिए लेफ्ट टू राइट जाते जा रहे हैं बच्चों तो माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज होता जा रहा है और आप जानते हैं कि एसिडिक नेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होता है। तो माइनस आई डिक्रीज होगा तो एसिडिक नेचर भी डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसकी होगी? फर्स्ट की। क्यों होगी? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग होने से कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर भी इंक्रीज हो जाएगी बच्चों। RCOOH, RCOO माइनस एंड H प्लस। तो आप जानते हैं Ka RCOO माइनस H प्लस डिवाइडेड बाय RCO। तो आप जानते हैं बच्चों कि कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो Ka भी
बढ़ेगा और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो H प्लस आयन उतने ही ज्यादा निकलेंगे, तो Ka ज्यादा होगा तो एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगी। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, एंड हम यहां पर साथ में जानते हैं कि माइनस लॉग ऑफ Ka इज इक्वल टू pKa। तो हम यहां पर यह भी बोल सकते हैं बच्चों कि जितना एसिडिक नेचर जितना ज्यादा होगा उतना ही pKa वैल्यू कम होगा। दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH। तो आप ओवरऑल ये बात बोल सकते हैं। एंड एसिडिक नेचर आप जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स in decreasing order of Ka वैल्यू। तो अगर आपसे Ka वैल्यू पूछ रहा है, Ka वैल्यू जितनी ज्यादा होगी दैट मीन्स वो एसिडिक नेचर का ही ऑर्डर आपसे पूछ रहा है बच्चों। तो यहां पर देखिए बच्चों कि अगर आपसे ये पूछ लेता है NO2 COOH CH2 CN COOH and CH2F OOH एंड फोर्थ वो आपसे ये बोल देता है CH2NF3 प्लस COOH। अगर इन चारों को एसिडिक नेचर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है तो आपको सबसे पहले जो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर मैंने करवाया है वो आपको ध्यान में होना चाहिए बच्चों। तो आप जानते हैं माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका है, प्लस NF3 का, ठीक है। और NF3 प्लस का माइनस आई ज्यादा है तो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगी। दैट मीन्स फोर्थ की एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होने वाली है। आपसे पूछा जाए कि Ka का ऑर्डर बताओ तो Ka का ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस आई ऑर्डर के, ठीक है। माइनस आई का ऑर्डर क्या है, आप इसके बाद में जानते हैं NO2 को फर्स्ट, उसके बाद में सेकंड और सबसे लास्ट में हो जाएगा थर्ड। तो मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट का माइनस आई का ऑर्डर करवा चुका हूं पहले भी, मैं दोबारा लिख देता हूं बेटा। माइनस आई ऑर्डर क्या है, OF2 प्लस फिर OR2 प्लस। ये धीमे धीमे आपको याद हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। NF3 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस NO2 CN SO2R, फिर हो जाएगा बच्चों एल्डिहाइड कीटोन, के बाद में हो जाएगा COOH, फिर FCl Br I, फिर हो जाएगा बच्चों OR OH C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर C6H5 फिनाइल, फिर विनाइल और सबसे कम हो जाएगा H। तो ये है ओवरऑल माइनस आई ऑर्डर।
तो बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि अगर आपसे ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3CH2 NR3+ CH2COOH N and CH2COOH OR, ठीक है बच्चों। तो आपको ये पूछा जाए कि Ka के ऑर्डर में इसको सेट करिए, ठीक है। तो आप जानते हैं Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर, ठीक है। तो एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर है वो ही क्या हो जाएगा, Ka का ऑर्डर। तो आप ये देखिए कि NF3+ Cn और OR, NF3+ तो ये रहा, Cn ये रहा और OR ये रहा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो -I का ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा इसका, इसका और फिर इसका। और जितना ज्यादा -I इफेक्ट होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगी बच्चों उतना ही कार्बोक्सिलेट आयन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। और कार्बोक्सिलेट आयन का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगी बच्चों। तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका हो जाएगा बेटा, फर्स्ट का, सेकंड का और फिर सबसे कम थर्ड का एसिडिक नेचर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए एसिडिक नेचर एक और फैक्टर पे डिपेंड करती है, जिसे हम कहते हैं एस कैरेक्टर। तो हम जानते हैं बेटा एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर उतनी ही ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जितनी ज्यादा होगी बच्चों उतना ही कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, और कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों। ये चीज अगर आप समझ गए हैं तो आगे के सारे क्वेश्चन आप सेट कर लेंगे। तो देखिए फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछा जाए CH3CH2COOH, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए CH2 डबल बॉन्ड CH एंड थर्ड क्वेश्चन जो है CH ट्रिपल बॉन्ड COOH। तो यहां पर देखिए बच्चों कि इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसका है sp2 और यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp। तो जितना ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन s कैरेक्टर ज्यादा होंगे, s कैरेक्टर यहां पर कितने हैं 50%, यहां पे 33% और यहां पे 25%। तो जितने ज्यादा s परसेंटेज ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर उतनी ही ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जितनी ज्यादा होगी बच्चों तो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी बच्चों। कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी तो एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगी। दैट मीन्स यहां पर Ka का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3, 2 and 1, ठीक है बच्चों। तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका और फिर इसका। तो इसी में अगर हम आगे चलें, ये रिंग वाले कंपाउंड दे दें आपसे COOH, 4 मेंबर्ड रिंग के साथ लगा है COOH और 5 मेंबर्ड रिंग के साथ भी लगा है COOH। तो आपसे पूछा जाए कि इनका Ka का ऑर्डर बताइए, दैट मीन्स एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताइए बच्चों। तो आप जानते हैं कि 3 मेंबर्ड रिंग में S परसेंटेज ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर भी ज्यादा होगी, कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, तो एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगी। दैट मीन्स ऑर्डर क्या हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा बच्चों।
तो बच्चों अगर आपको ओवरऑल ऑर्डर दे दिया जाए तो बच्चों ये जो है वो ओवरऑल एसिडिक नेचर का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा फॉर्मिक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड, फिर नॉर्मल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जितने ज्यादा लगे होंगे उनका ज्यादा होगा। उसके बाद में फिनोल्स, फिनोल्स के बाद में H2O एंड नॉर्मल अल्कोहल्स, उसके बाद में एसिटिलीन्स। तो एसिटिलीन्स जो टर्मिनल एल्काइंस जो होती है उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp हाइब्रिडाइजेशन के कारण ये इजीली प्रोटॉन को रिमूव कर देती हैं, जिससे इनको भी एसिडिक नेचर में रखा जाता है। उसके बाद हो जाएगा NH3। NH3 बेसिक भी होता है लोन पेयर के डोनेशन के कारण, लेकिन एसिडिक भी होता है H+ के रिमूवल के कारण बच्चों। तो अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए काफी सारे अगर ग्रुप्स लगे हों बच्चों, आपको यहां पर COOH, CH3, CH2, NF3+, CH2OH, फिर उसके बाद में क्वेश्चन दे दिया जाए Cl3, CH2OH के साथ में आपसे दे दिया जाए यहां पर CH3, Br, COOH। तो बच्चों यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है आपको 1 नंबर 2 4, तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए एसिडिक नेचर के ऑर्डर में इनको अरेंज करिए, तो यहां पर बच्चों लगने वाला है DNP रूल। DNP रूल, जब ग्रुप्स सेम ना हो, कहीं पर एक ग्रुप लगा है कहीं पर डिस्टेंस ज्यादा है, तो DNP रूल लगता है बच्चों। तो DNP रूल क्या है? डिस्टेंस, D फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर नंबर एंड नंबर इज डोमिनेंट ओवर पावर। तो बच्चों जो -I वाली जो पावर देखते थे वो सबसे लास्ट में देखनी है। सबसे पहले देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, अटैच्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसकी डिस्टेंस कितनी है। उसके बाद देखा जाएगा कि उसके ऊपर वो ग्रुप्स लगे कितने हुए हैं। तो यहां पर देखिए बच्चों, वापस हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो यहां पर देखिए 1 नंबर कार्बन पर NO2 लगा है, ये लगा है सेकंड पर, ये भी लगा है सेकंड पर, ठीक है। दैट मीन्स इन दोनों की डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन यहां पर इस ग्रुप की डिस्टेंस जो है वो काफी कम है, इन दोनों की डिस्टेंस कम है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर किसकी ज्यादा होगी? फोर्थ एंड फर्स्ट की ज्यादा होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के मामले में विनर कौन है? फोर्थ एंड फर्स्ट है। अब यहां पर देखिए बच्चों, डिस्टेंस के बाद देखा जाएगा नंबर। नंबर यहां पर कितने हैं? तो यहां पर नंबर कितना है? 1। तो इसमें विनर कौन हुआ? विनर हुआ फोर्थ नंबर। दैट मीन्स एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है फोर्थ नंबर, उसके बाद में आ जाएगा फर्स्ट नंबर, के बाद में इन दोनों को अगर आप टैली करेंगे तो यहां पर देखिए डिस्टेंस इन दोनों की सेम हो गई। अब नंबर कितना है? यहां पर 3 है और यहां पर एक ही ग्रुप है, तो थर्ड और सबसे कम एसिडिक नेचर जो है वो है सेकेंड की। तो यहां पर हमें लग रहा था कि NF3+ है, NF3+ को देखते ही सेकेंड को सबसे ज्यादा कर देते तो एसिडिक नेचर हमारी खराब हो जाती बेटा। तो आपको एसिडिक नेचर का जो भी ऑर्डर करना है उस टाइम आपको ये देखना है कि कितने ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स यहां पर अटैच्ड हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में सबसे पहले आपको देखना है डिस्टेंस, फिर देखना है नंबर एंड सबसे लास्ट में आपको देखना है पावर को। ठीक है बच्चों,
तो अब हम कुछ क्वेश्चंस को और करते हैं। CH2 LC, यहां पर देखिए यार, फर्स्ट सेकेंड CH3, C+ F3+ एंड प्लस 2 OH, थर्ड, फोर्थ। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपको और आपको गिवन है कि एसिडिक नेचर के ऑर्डर में इसको सेट करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Ka आपको लिखना है। तो बच्चों यहां पर आप लगाएंगे DNP रूल, डिस्टेंस इज डोमिनेंट ओवर नंबर एंड नंबर इज डोमिनेंट ओवर पावर। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां लगा हुआ है। सबसे पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है थर्ड में, और कहीं भी फर्स्ट नंबर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहीं भी नहीं लगा हुआ है। तो डिस्टेंस के मामले में विनर कौन हुआ, थर्ड नंबर। के बाद में देखिए फिर देखा जाएगा नंबर। तो नंबर यहां पर डिस्टेंस सेम है, यहां भी डिस्टेंस, तीनों में सेम है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के बाद देखा जाएगा बच्चों नंबर। तो नंबर देखिए यहां पर 3, यहां पर 3 और यहां पर 2 है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कितने हैं, यहां पर 2 हैं, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन 3 विड्रॉइंग। तो इन दोनों में मैच हो गया टाई। तो अब यहां पर हम देखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस के बाद में नंबर, नंबर सेम है। तो अब देखा जाएगा इन दोनों में से पावर को। तो पावर किसकी ज्यादा है, फोर्थ की पावर ज्यादा है, और उसके बाद में यहां पर सेकंड। अब देखिए पावर Cl की ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा है, लेकिन उसकी डिस्टेंस ही, उसका नंबर ही क्या है, कम है। तो वहां पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3, 4, 2 एंड 1 हो जाएगा बच्चों। तो आप एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर है वो आप आज समझ चुके हैं बच्चों। अब देखिए इसी में हम आगे बात करते हैं कि हमने एक जगह बोला कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन करता है, और हम जानते हैं कि एसिडिक नेचर जो है वो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और कार्बोक्सिलेट आयन की जो स्टेबिलिटी है कार्बोक्सिलेट आयन की जो स्टेबिलिटी है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होंगे उतना ही ज्यादा होगी बच्चों, और जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे उतना ही कम होगी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए इन तीनों को कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करिए, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा फर्स्ट, और फिर हो जाएगा सेकंड, और सबसे कम हो जाएगा थर्ड। यहां तक तो बात है ठीक। अब आप इसको कंपेयर करेंगे मान लीजिए फिनोल के साथ में। फिनोल, जब फिनोल जो है प्रोटॉन को डोनेट करता है तो बनाता है फिनोक्साइड आयन, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइड आयन, एंड इसे बोलते हैं फिनोक्साइड आयन।
जैसे इसे हम बोल रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन है। तो फिनोल बना रहा है फिनोक्साइड आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है कार्बोक्सिलेट आयन। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रही है, वैसे ही फिनोल की जो स्टेबिलिटी है वो फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रही है। फिनोल की जो एसिडिक नेचर है वो फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रही है। तो फिनोक्साइड आयन की जब आप एसिडिक नेचर को बताएंगे, फिनोक्साइड आयन की अगर आप स्टेबिलिटी को बनाएंगे, तो देखिए बच्चों, अब यहां पर समस्या क्या आ रही है, हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि जितनी ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है बच्चों, 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं यहां पर, जबकि यहां पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बन रही है, देखना यहां पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, यहां पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है ओनली 2। तो आप ये बोलेंगे कि फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलेट आयन, दैट मीन्स फिनोल्स को ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। लेकिन यहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर देते हैं बच्चों, वो क्या है, वो ये है कि यहां पर इनकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो यहां पर ऑक्सीजन पर माइनस था और सेकंड में कार्बन पर माइनस है, तो ये एक दूसरे की डुप्लीकेट स्ट्रक्चर्स नहीं है, जबकि यहां पर जो है ओनली ऑक्सीजन पर ही माइनस आ रहा है बच्चों। जब ऑक्सीजन पर ही माइनस आ रहा है बच्चों, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक दूसरे की डुप्लीकेट हैं, दैट मीन्स हम इनसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रिजोनेंस। तो इक्विवेलेंट रिजोनेंस के कारण कार्बोक्सिलेट आयन की जो स्टेबिलिटी है, दैट मीन्स इनकी जो 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इनकी 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। दैट मीन्स कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फिनोक्साइड आयन, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एज कंपेयर टू फिनोल्स बच्चों। तो तभी उनके नाम के पीछे क्या आ रहा है तभी हम कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम के पीछे बोल रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि फिनोल के पीछे कभी भी हम एसिड का नाम नहीं लेते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बेसिसिटी ऑफ एमीन। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि लोन पेयर डोनेटिंग जो टेंडेंसी होती है उसे हम बोलते हैं बेसिक नेचर बच्चों। तो एमीन्स जो हैं वो 2 टाइप की होती है, एलिफेटिक एमीन एंड एक एरोमेटिक एमीन। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमीन्स। अब यहां पर इन दोनों के पास देखिएगा H+ आया, दोनों के पास H+ आया, क्या कि हमें लोन पेयर दे दीजिए, ठीक है। तो जो जितना इजीली इसको लोन पेयर दे देगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। दैट मीन्स बेसिसिटी लोन पेयर डोनेटिंग
टेंडेंसी को बोला जाता है। तो दैट मीन्स जितनी ज्यादा लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी होगी बच्चों, उतना ही बेसिक नेचर ज्यादा होगी। तो यहां पर देखिए दोनों केस में H+ आया, ये बोल रहा है मुझे लोन पेयर दे दो, वो कह रहा है नहीं मेरे तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। दैट मीन्स लोन पेयर यहां पर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, लोन पेयर इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन, तो इजीली नॉट अवेलेबल फॉर H+ को इजीली नहीं मिलते हैं। तो नहीं मिलेंगे तो बेसिक नेचर किसकी ज्यादा होगी, जो इजीली लोन पेयर को दे देता है। दैट मीन्स बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक एमीन्स आर, बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक एमीन्स आर always greater than एरोमेटिक एमीन्स। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए कि अगर एलिफेटिक एमीन्स में भी ये एमीन्स हैं और यहां पर लगा हुआ है ग्रुप, अगर मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये लोन पेयर इजीली मिल जाएंगे। यहां पर कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो किसी दूसरे को इजीली नहीं मिल पाएंगे। तो आपसे पूछा जाए कि बेसिक नेचर किसकी ज्यादा होगी, इन तीनों एलिफेटिक एमीन्स में से बेसिक नेचर सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो फर्स्ट की और फिर सेकंड की, और सबसे कम हो जाएगी थर्ड की बेसिक नेचर हो जाएगी बच्चों। तो बेसिक नेचर जो है वो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, फर्स्ट की, फिर सेकंड की और फिर थर्ड की हो जाएगी बच्चों। तो यहां पर बेसिक नेचर को अगर हम सेट करना चाहें, बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन्स, तो बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन्स जो है वो +i के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और -i इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बच्चों। सेकेंड जो फैक्टर है बेसिक नेचर को कंट्रोल करने वाला, सेकेंड जो फैक्टर है वो है बच्चों S परसेंटेज। तो S परसेंटेज जितना ज्यादा होगा बच्चों उतना ही लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन को वो ज्यादा रख पाएंगे, और ज्यादा रख पाएंगे तो किसी दूसरे को इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, तो बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाएगी बच्चों। फॉर एग्जाम्पल RCH2NH2, RCH डबल बॉन्ड NH, एंड थर्ड हो जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर मान लीजिए यहां पर लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी की बात आती है तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, यहां पर sp2 एंड यहां पर sp है बच्चों। तो यहां पर देखिए बच्चों S परसेंटेज यहां कितने हैं, 25%, 33% एंड 50%। तो जैसे जैसे S परसेंटेज इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी, 3, 2 एंड 1 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी
दैट मीन्स आपसे पूछा जाए कि बेसिक नेचर किसका ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट का, फिर सेकंड का, और सबसे कम होगा थर्ड का। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, इसी एस परसेंटेज को हम यहां पर देख लेते हैं, बार बार कंपेयर करेंगे बच्चों हम यहां रिंग साइज वाला। ठीक है, तो रिंग साइज वाला जो कॉन्सेप्ट था वो यहां भी काम आएगा। तो आप जानते हैं रिंग साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे आउटर एस परसेंटेज डिक्रीज होता जाता है, और आउटर एस परसेंटेज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती जाएगी। सही बात है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फर्स्ट की, फिर सेकंड की, और फिर थर्ड की, आप जानते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं अब बेसिक नेचर का ऑर्डर आए तो बेसिक नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जस्ट अपोजिट होती है। दैट मीन्स बेसिक नेचर किसका होगा, 5 मेंबर रिंग का सबसे ज्यादा होगा बच्चों। तो अब हम एलिफेटिक एमीन्स को ही अरेंज करना चाहें, एलिफेटिक एमीन, तो यहां पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं एलिफेटिक एमीन्स। देखिए बच्चों कि अगर मेरे पास है 1 डिग्री एमीन, अगर मेरे पास है 2 डिग्री एमीन, और मेरे पास है 3 डिग्री एमीन। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप जानते हैं सबसे पहला फैक्टर क्या है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक नेचर। सही बात है, तो प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट थर्ड का ज्यादा होगा। 3, 2 एंड 1 बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्लस आई फैक्टर। ठीक बात है। सेकंड जो फैक्टर है, फैक्टर्स, फैक्टर नंबर 2 क्या है बच्चों, देखिए फैक्टर सेकंड। फैक्टर सेकंड ये बोल रहा है कि आप ये बहुत सही बात बोल रहे हैं कि यहां पर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो लोन पेयर दे देगा, लेकिन जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप बन जाएंगे H प्लस को आने के लिए जगह ही नहीं मिल पाएगी। H प्लस को आने के लिए लोन पेयर लेने, वो कह रहा है कि हम दे रहे हैं तू आ जा लेने, ठीक है, लेकिन यहां पर इन्होंने क्या कर लिया, इसको चारों ओर से कवर कर लिया, तो H प्लस को बेचारे को आने के लिए जगह ही नहीं मिल पा रही है, जगह ही नहीं मिल पा रही है। वो कह रहा मेरे पास तुम्हारे एल्किल ग्रुप क्या काम के 3-3, मैं तो एक हूं, मेरे पास जगह ही जगह है। दैट मीन्स स्टीरिक फैक्टर क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू स्टीरिक फैक्टर बच्चों बेसिक नेचर जो है वो होगी फर्स्ट की सबसे ज्यादा, फिर सेकंड की, और फिर थर्ड की हो जाएगी, यानी कि 3 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन एंड 1 डिग्री एमीन, और यहां पर हो जाएगा 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री एंड फिर 3 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक ही फैक्टर एक ही टाइम में काम करेगा, दोनों फैक्टर एक ही टाइम में इंस्टेंट काम करेंगे। थर्ड एक फैक्टर और यहां पर है बेटा, फैक्टर नंबर 3, फैक्टर नंबर 3, फैक्टर नंबर 3 ये बोल रहा है वो है सोल्वेशन एनर्जी, या इसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। देखिए बच्चों कि अगर 1 डिग्री एमीन है वो H प्लस के साथ इंटरेक्ट होती है तो RNH3 प्लस बनेगा। ठीक है,
वेयर अगर मान लीजिए 2 डिग्री एमीन है और वो H+ के साथ इंटरेक्ट होती है तो RNH H एंड H। तो बच्चों यहां पर देखिए कि अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बने? 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। जबकि ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और जबकि 3 डिग्री एमीन लेंगे तो वो खाली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन ही करेगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें निकलेगी? जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू हाइड्रेशन एनर्जी, अकॉर्डिंग टू हाइड्रेशन एनर्जी 1 डिग्री एमीन बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो ये जो तीनों फैक्टर्स हैं वो एक साथ ही काम करेंगे। यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं बच्चों? सबसे पहला फैक्टर है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फैक्टर बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फैक्टर ये बात बोल रहा है कि बेसिसिटी 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर होगी। सेकेंड जो फैक्टर है वो है स्टीरिक फैक्टर। स्टीरिक फैक्टर ये बात बोल रहा है कि 1 डिग्री एमीन, फिर 2 डिग्री एमीन और फिर 3 डिग्री एमीन का बेसिस ऑर्डर ये होगा। ठीक है। थर्ड जो है हाइड्रेशन एनर्जी भी इसी बात को सपोर्ट कर रहा है कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन एंड फिर 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। तो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो एक साथ काम करेंगे। तो ओवरऑल बेसिसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? ओवरऑल बेसिसिटी ऑर्डर जो है वो हो जाएगा 2 डिग्री एमीन, फिर 1 डिग्री एमीन एंड फिर 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। तो एनसीईआरटी में ये जो बात बोल रखी है कि अगर मान लीजिए R बराबर CH3 ग्रुप है बच्चों, ठीक है, तब तो ऑर्डर होने वाला है बेसिसिटी का। ये याद रखिएगा, ये पूछा गया है नीट है ना। बेसिसिटी का जो ऑर्डर है वो 2 डिग्री एमीन, फिर 1 डिग्री एमीन, फिर 3 डिग्री एमीन और सबसे कम हो जाएगा NH3 का। अगर मान लीजिए R बराबर C2H5 है, उस केस में 2 डिग्री एमीन, फिर 3 डिग्री एमीन, सबसे कम 1 डिग्री एमीन और सबसे कम NH3 हो जाएगा। अगर R बराबर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये दोनों एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं बच्चों। आइसोप्रोपाइल ग्रुप है तो 1 डिग्री NH3, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन। और अगर R बराबर टर्शरी ब्यूटाइल है, टर्शरी ब्यूटाइल मतलब काफी बल्की ग्रुप, तो बल्की ग्रुप होगा तो 3 डिग्री एमीन को लोन पे 3 डिग्री एमीन को प्लस आई इफेक्ट तो बहुत लग जाएगा, लेकिन वो कवर इतना कर लेंगे कि लोन पेयर लेने कोई भी आ नहीं पाएगा। दैट मीन्स NH3, फिर 1 डिग्री एमीन, फिर 2 डिग्री एमीन एंड सबसे लास्ट हो जाएगा 3 डिग्री एमीन। तो बेसिसिटी का ऑर्डर हमने कर लिया। आज हमने इंडक्टिव इफेक्ट की सारी एप्लीकेशंस को कंप्लीट कर लिया है बच्चों। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम रेजोनेंस को स्टडी करेंगे बच्चों।